हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो हमने अपनी प्रीवियस 4 to 5 वीडियोज़ में जो आपका चैप्टर नंबर 2 था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर कर लिया। हमने उसमें सारे के सारे फ्यूल के प्रिंसिपल्स, टेलर के प्रिंसिपल्स और दोनों के बीच में क्या क्या कंपैरिजन, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ये हमने 4 to 5 वीडियोज़ में कवर कर लिया। और जो आज आपकी वीडियो रहेगी इसमें बेसिकली हम इस चैप्टर की केस स्टडीज़ को सोल्व करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम चैप्टर कवर करेंगे, फिर हम केस स्टडीज़ कवर करेंगे। आज इस वीडियो में हम 4 to 5 केस स्टडी सोल्व करेंगे। और केस स्टडी सोल्व करने का मेथड क्या था, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिटेल में करा दिया था। अब हम अपनी केस स्टडी शुरू कर लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं फिर। एंड आवर फर्स्ट केस स्टडी इज रिलेटेड टू द कैसन टीवी लिमिटेड। मैंने आपको केस स्टडी सोल्व करने का मेथड क्या बताया था कि आप केस स्टडी करने से पहले आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले आप उसका क्वेश्चन पढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से आपका एरिया लिमिटेड हो जाएगा। आपको ये पता लग जाएगा कि आपको आंसर कहाँ से कोट करना है। उसने हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसने हमें दे रखा है स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड एंड वोलेटेड बाय कैसन टीवी। मतलब कि कौन कौन से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो कि कैसन टीवी ने फॉलो किए हैं और वोलेट किए हैं। आपको वो प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब आपका एरिया लिमिटेड हो चुका है, आपको पता लग चुका है कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिंसिपल्स देखने हैं। मतलब कि ना तो आपको प्रिंसिपल्स के फीचर्स जो मैंने आपको कराए थे, ना आपको उसकी इम्पोर्टेंस, ना आपके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ना उसका डिफरेंस, इन सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। सिर्फ और सिर्फ आपका एरिया लिमिटेड रहेगा प्रिंसिपल मैनेजमेंट पे। अब हमने अपना एरिया लिमिटेड कर लिया, अब हम अपना केस कवर कर लेते हैं। उसने हमें केस स्टडी में दिया हुआ है कि कैसन टीवी इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी इन विच पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वर्क टुगेदर। मतलब कि एक कंपनी है जहाँ पर डिफरेंट नेशनैलिटी के इंडिविजुअल एक साथ काम करते हैं विद अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हारमोनी। उनके बीच में यूनिटी है, हारमोनी है, इन अ डिस्क्रिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट। मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट में काम करते हैं, मतलब वहाँ भी किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि लाइक वो मैन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, वुमेन को कम प्रेफरेंस दे रहे हैं। ऐसी कुछ भी सिचुएशन वहाँ पर नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल टू एवरीवन इन द कंपनी। मतलब कि हर इंडिविजुअल के लिए, जो हर एम्प्लॉय काम कर रहा है कंपनी में, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को कम अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और इसके अलावा इसमें दे रखा है द पे एंड द कंपनसेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल। मतलब कि जो कंपनसेशन मिल रही है वो सबको इक्वल मिल रही है और वो जस्ट है। जस्ट का मतलब कि जितनी रिक्वायर्ड कंपनसेशन देनी होती है कंपनी उतनी रिक्वायर्ड कंपनसेशन दे रही है, मतलब वो उतनी रेम्यूनरेशन उनको दे रही है। इसके अलावा उसने दे रखा है हाउएवर द वर्कर्स आर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम 2 सुपीरियर। मतलब कि जो सारे के सारे वर्कर हैं उनको 2 सुपीरियर से ऑर्डर मिल रहे हैं एट द सेम टाइम एंड हैव टू फेस फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र टू अदर जॉब्स एंड डिपार्टमेंट। और उनको जल्दी जल्दी दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरी जॉब्स पे शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर जॉब पे उनको स्टेबल नहीं रखा जाता। अब हमने केस को एक बार देख लिया। मैंने आपको क्या बता रखा है, पहले आप एक केस को ऊपर ऊपर से देखोगे, फिर इसमें डिटेल में जाओगे दोबारा से और अपनी केस स्टडी को सोल्व करोगे। और आपको केस स्टडी में क्या बताना है कि कौन कौन से मैनेजीरियल प्रिंसिपल फॉलो हैं और कौन कौन से मैनेजीरियल प्रिंसिपल वोलेट हुए हैं। यहाँ पर इस केस स्टडी को आंसर करने के लिए आपके माइंड में फ्योल के 14 प्रिंसिपल आपके माइंड में होने चाहिए और टेलर के प्रिंसिपल भी, क्योंकि तभी आप सेग्रीगेट कर पाओगे कि आपको कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर कोट करना है। अब हम अपनी केस को दोबारा से देख लेते हैं। उसने हमें दिया हुआ है कैसन टीवी इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी इन विच पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वर्क टुगेदर विद अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हारमोनी इन अ डिस्क्रिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट। यहाँ पर उसने हमें 2 प्रिंसिपल्स कोट कर दिए। फर्स्ट प्रिंसिपल उसने कहाँ से कहाँ तक कोट किया, विद अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हारमोनी, कि उनके बीच में टीम स्पिरिट है, यूनिटी है और हारमोनी है। ये मैंने आपको किस प्रिंसिपल में बताया था, ये मैंने आपको बताया था फ्योल के एस्पेरेट डी कोप्स प्रिंसिपल में, क्योंकि वहाँ पर मैंने यही बताया था कि उन दोनों के बीच में हारमोनी होनी चाहिए, मैनेजमेंट वर्कर एज अ फैमिली ट्रीट करें, मतलब उनके बीच में किसी भी टाइप का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि हमने आइडेंटिफाई किया वो हमारा प्रिंसिपल कौन सा है, वो हमारा प्रिंसिपल है एस्पेरेट डे
कोप्स। सो हमने एक प्रिंसिपल आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है इन अ डिस्क्रिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट, मतलब कि किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल टू एवरीवन इन द कंपनी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो सेकंड प्रिंसिपल कंपनी कौन सा फॉलो कर रही है? सेकंड प्रिंसिपल आपकी कंपनी फॉलो कर रही है इक्विटी का। इक्विटी के प्रिंसिपल में हमने क्या देखा था कि हर इंडिविजुअल को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, कंपनी में भी किसी भी एम्प्लॉय को ज़्यादा फेवर नहीं दिया जाएगा। जो एक इंडिविजुअल के लिए रूल रहेंगे वही दूसरे पार्टीज़ के लिए रूल रहेंगे, मतलब किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ये देखा था हमने इक्विटी में। सो इक्विटी का प्रिंसिपल भी आपकी जो एक एसन टीवी है ये फॉलो कर रही है। और इसके अलावा उसने हमें दे रखा है द पे एंड द कंपनसेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉय इज जस्ट, मतलब कि हर इंडिविजुअल को एक फेयर रेम्यूनरेशन मिल रही है। सो ये हमने कहाँ पर देखा था कि रेम्यूनरेशन आपकी फेयर होनी चाहिए? ये हमने देखा था रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के प्रिंसिपल में। सो थर्ड प्रिंसिपल कंपनी कौन सा फॉलो कर रही है? थर्ड प्रिंसिपल आपकी कंपनी फॉलो कर रही है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जहाँ पर क्या देखा था हमने कि हर एम्प्लॉय की रेम्यूनरेशन फेयर रहेगी, जस्ट रहेगी, मतलब आप उसको उतनी रेम्यूनरेशन दोगे जिससे वो अपना नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। सो ये प्रिंसिपल भी आपकी कंपनी फॉलो कर रही है। और इसके अलावा उसने हमें दे रखा है कि हाउ एवर द वर्कर्स आर गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम टू सुपीरियर, उनको एक साथ दो सुपीरियर से काम मिल रहा है। सो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वोलेट हो रहा है? यहाँ पर आपका प्रिंसिपल वोलेट हो रहा है यूनिटी ऑफ कमांड। वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके वर्कर हैं हर वर्कर को सिर्फ एक सुपीरियर से ऑर्डर मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक वर्कर दो तीन सुपीरियर से काम मिल रहा है उसे, क्योंकि तब वो कंफ्यूज हो जाएगा। बट यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि उसे दो सुपीरियर एक साथ ऑर्डर दे रहे हैं। सो कौन सा प्रिंसिपल वोलेट हो रहा है? यहाँ पर वो प्रिंसिपल वोलेट कर रहे हैं यूनिटी ऑफ कमांड। सो हमने एक प्रिंसिपल तो आइडेंटिफाई कर लिया, उन्होंने कौन सा वोलेट किया है। उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है एंड हैव टू फेस फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र टू अदर जॉब्स एंड डिपार्टमेंट, मतलब कि उनको जल्दी जल्दी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। मतलब कि 10 दिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कराया, अगले 10 दिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कराया, और ऐसे ही उनको एक जॉब से दूसरी जॉब पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वोलेट हो रहा है? मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया था स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। उस प्रिंसिपल में क्या था कि अगर आप एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेते हो तब आप उनको एक फिक्स टाइम के लिए एक पर्टिकुलर जॉब अलॉट करोगे, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अलॉट करोगे, और उनसे मतलब कुछ मिनिमम टाइम के लिए उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कराओगे। उनको आप जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र नहीं करोगे, बट यहाँ पर तो उनका जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो रहा है। सो कौन सा प्रिंसिपल वोलेट हो रहा है? यहाँ पर आपका प्रिंसिपल वोलेट हो रहा है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। सो हमने सारे के सारे प्रिंसिपल आइडेंटिफाई कर लिए। ये प्रिंसिपल आपकी कंपनी फॉलो कर रही है, ये प्रिंसिपल आपकी कंपनी वॉयलेट कर रही है। सो आप केस स्टडीज़ को ऐसे सोल्व करोगे, पहले क्वेश्चन स्टडी करोगे, फिर एक बार इससे गो थ्रू करोगे, फिर दोबारा से इसकी एक्सटेंसिव रीडिंग करोगे, और फिर अपने केस को सोल्व करते चलोगे। और अब जो आपका आंसर रहेगा, अगर यही केस स्टडी 2 से 3 नंबर में होती तब तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ही इनफ थी। बट अगर यही केस स्टडी आपके एग्ज़ाम में सपोज करो 5 मार्क्स में आ जाए, तब आप इन सारे प्रिंसिपल को एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन भी कर देना, क्योंकि अगर आप इसको एक्सप्लेन नहीं करोगे तो आपकी वर्ड लिमिट पूरी नहीं होगी और एग्जामिनर आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। सो इट्स बेटर टू एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल्स। सो हमने अपनी फर्स्ट केस स्टडी सोल्व कर ली, अब हम अपनी नेक्स्ट केस स्टडी सोल्व कर लेते हैं। अब हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है जिसमें उसने हमें एक केस दे रखा है और अब हमसे उसने 2 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। पिछली केस स्टडी में एक क्वेश्चन था, यहाँ पर उसने हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सो पहले हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे, फिर हम अपने केस को स्टडी करेंगे। सो उसने हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव, कि मतलब मैनेजमेंट का कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल है जो कि यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल कौन से हैं? जो कि आपके फ्योल ने दिए हैं, क्योंकि फ्योल को हमने क्या बोला था, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, और टेलर क्या था, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो यहाँ पर उसने आपको एक हिंट दे रखा है कि सिर्फ आपको फ्योल के प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करना है। और उसने हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है स्टेट द पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल आइडेंटिफाइड अबव।
तो सेकंड क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछ रखा है, सेकंड क्वेश्चन में उसने आपसे पूछ रखा है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उसका कौन सा इंपॉर्टेंस, मतलब कौन सा पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। सो अब आपका एरिया लिमिटेड हो चुका है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल को देखना है और कौन सी इंपॉर्टेंस उसकी मेंशन कर रखी है यहाँ पर, आपको वो कोट करनी है। सो क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिया, अब हम अपने केस को डिटेल में कवर कर लेते हैं। उसने केस में हमें क्या दे रखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एनेबल्स द मैनेजर टू फोरसी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन। मतलब मैनेजरियल प्रिंसिपल मैनेज को एनेबल करते हैं कि वो जो डिसीजंस लेगा उसका क्या कोज रहेगा, क्या इफेक्ट रहेगा, ये एनालाइज करने में मैनेजमेंट प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द वेस्टेज एसोसिएटेड विद द ट्रायल एंड एरर अप्रोच कैन बी अवॉइडेड। जब वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉलो करेंगे वो ट्रायल एंड एरर अप्रोच को अवॉइड कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑल्सो लिमिट्स द बाउंड्री ऑफ मैनेजरियल जजमेंट सो दैट देयर डिसीजन मे बी फ्री फ्रॉम पर्सनल प्रिजुडाइस एंड बायसेस। मतलब कि जब वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, जब वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, जो उनके डिसीजंस रहेंगे उसमें जो मैनेजमेंट की जजमेंट रहेगी वो कम रहेगी, वो अपनी पर्सनल बायसनेस को यूज़ नहीं करेंगे और जो उनकी पर्सनल प्रिजुडाइस है वो उसका भी कम से कम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा उसने हमें दे रखा है फॉर एग्जांपल इन डिसाइडिंग द एनुअल बजट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। मतलब कि जब वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के बजट्स प्रिपेयर करेंगे, मैनेजरियल जजमेंट इज बाउंडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव रैदर देन पर्सनल प्रेफरेंसेस। मतलब कि जब आपके मैनेजर है, जब वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का बजट डिसाइड करेंगे, तब जो उनके डिसीजंस रहेंगे वो किस बेस पे डिपेंड रहेंगे, वो डिपेंड रहेंगे आपके प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। मतलब कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, रैदर देन मैनेजर की पर्सनल जजमेंट पे कि मैनेजर को कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा लग रहा है। सो उसने इस केस स्टडी में हमें क्या बता रखा है, उसने हमें बता रखा है कि जो मैनेजरियल प्रिंसिपल है वो ये डिसाइड करने में मदद करते हैं कि जो हम डिसीजन लेंगे उसका कोज एंड इफेक्ट क्या रहेगा। वो मैनेजमेंट की जजमेंट पे एक लिमिट सेट कर देते हैं कि उनके डिसीजन मतलब उनकी पर्सनल जजमेंट पे बायस नहीं होने चाहिए, उनमें कुछ लॉजिक होना चाहिए। और इसके अलावा उसने एक एग्जांपल दे रखा है कि जब मैनेजर कोई एनुअल बजट डिसाइड करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, वहाँ पर मैनेजमेंट की जो जजमेंट होती है वो किस पे डिपेंड होती है कि कौन सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में कितना रोल प्ले कर रहा है, रैदर देन कि मैनेजर को कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा लग रहा है। अब हमने केस स्टडी तो डिटेल में कवर कर ली, अब हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल मेंशन कर रखा है। आपको मैंने एक प्रिंसिपल बताया था सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। वहाँ पर आपने क्या देखा था कि आप हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दोगे रैदर देन एनी इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यहाँ पर भी क्या दे रखा है कि जब मैनेजर कोई भी डिसीजन ले रहा है वो किसको प्रेफरेंस दे रहा है, वो प्रेफरेंस दे रहा है कि जब कोई भी डिसीजन लेना है वो ये देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में वो पर्टिकुलर डिसीजन कितना हेल्पफुल है, रैदर देन कि वो अपनी पर्सनल बायसनेस यूज़ कर रहा है कि उसको कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा लग रहा है, अच्छा मुझे सेल अच्छा लग रहा है मैं इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। यहाँ पर उसने यही मेंशन कर रखा है कि वो किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। कौन सा प्रिंसिपल उसने मेंशन कर रखा है यहाँ पर उसने मेंशन कर रखा है आपका प्रिंसिपल सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि आप हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट के प्रेफरेंस में जनरल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, कि जो इंडिविजुअल की प्रेफरेंस रहेंगी वो कंपनी के लिए इतनी मैटर नहीं करेंगी जो ओवरऑल कंपनी की प्रेफरेंस रहेगी। अगर आपके पास दो सिचुएशन है कि एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देनी है और दूसरी तरफ किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को, आप हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दोगे। और उसके अलावा उसने हमें दे रखा है कि कौन सा मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस का पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर रखा है। मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस के पॉइंट मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे और वो 5 पॉइंट्स क्या क्या थे। फर्स्ट पॉइंट था आपका प्रोवाइडिंग यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर इनटू रियलिटी, फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन।
थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, साइंटिफिक डिसीजन। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, मीटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या था हमारा, मीटिंग इन्वायरमेंट चेंजेस। सो ये 5 पॉइंट्स हमने मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस में स्टडी किए थे कि जब आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फॉलो करोगे आपको क्या क्या बेनिफिट रहेंगे। तो मैंने जब आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट कराया था, वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फॉलो करोगे आप हमेशा ये एनालाइज करोगे कि कोज एंड इफेक्ट क्या है। अगर आप इस सिचुएशन में इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल या इस पर्टिकुलर डिसीजन को लोगे उसका रिजल्ट क्या रहेगा, आप फिट एंड ट्रायल अप्रोच को टोटली अवॉइड करोगे। सो ये मैंने आपको कराया था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में। और यहाँ पर भी उसने जो हमें कोट कर रखा है कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हिट एंड ट्रायल अप्रोच, ये सब हमने स्टडी किया था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में। सो यहाँ पर कौन सा सिग्निफिकेंस मेंशन कर रखा है उसने मेंशन कर रखा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो यहाँ पर उसने सिर्फ हमें एक ही सिग्निफिकेंस मेंशन कर रखा है और वो सिग्निफिकेंस हमने यहाँ पर कोट कर दिया। सो इस केस स्टडी में बेसिकली उसने हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन मैनेजमेंट प्रिंसिपल पूछा हुआ था और सेकंड क्वेश्चन उसने हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक सिग्निफिकेंस पूछा हुआ था। हमने टोटल 5 सिग्निफिकेंस स्टडी कर रखे हैं और उसमें से एक सिग्निफिकेंस था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया और उसको हमने कोट कर दिया। और अगर ये आपकी केस स्टडी 5 से 6 मार्क्स में है तब आपको ये दोनों पॉइंट्स डिटेल में एक्सप्लेन भी करने हैं ताकि आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो सके। एंड आवर नेक्स्ट केस स्टडी इज़ रिलेटेड टू राम। एंड उसने हमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, उसने हमसे पूछ रखा है स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड, कि मतलब फ्यूल के कौन से प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो किए गए हैं। सो हमने केस स्टडी का क्वेश्चन कवर कर लिया, अब हम इस केस को स्टडी कर लेते हैं। सो उसने हमें केस में क्या दे रखा है, राम जॉइंड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टोनी स्टार्क, मतलब वो टोनी स्टार्क में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर उसने ज्वाइन किया। और वो कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है, वो मैन्युफैक्चर करती है टेलीविज़न। On the first day, he addresses the employee and said he believed that a good company should have employee suggestion system। मतलब कि जब उसने पहले ही दिन एम्प्लॉयज़ को सजेस्ट किया, मतलब उनको एड्रेस किया, उनको उसने क्या बताया कि जो एक अच्छी कंपनी होती है उसमें एम्प्लॉय की सजेशन को इनवाइट किया जाता है। एंड ही एस्पायर टू मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर टू इंक्रीज प्रॉफिट। उसने एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर किया कि हम एम्प्लॉय टर्नओवर को कम से कम करेंगे ताकि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकें। ही इन्फॉर्म्ड ऑल द एम्प्लॉयज़ दैट ही वुड एंश्योर दैट ऑल एग्रीमेंट्स वुड बी क्लियर। उसने अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म किया कि जो सारे के सारे एग्रीमेंट्स हैं, मतलब कि जो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में साइन हो रखे हैं, वो सारे के सारे क्लियर रहेंगे। मतलब किसी में भी कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं रहेंगी, सारे सिंपली अंडरस्टैंडेबल रहेंगे वर्कर्स को। बट ही इन्फॉर्म दैट द लेजी पर्सनल शुड बी डील्ड विथ स्ट्रिक्टली टू सेंड द मैसेज दैट एवरीवन वाज इक्वल इन द आइज ऑफ द मैनेजमेंट। बट उसने क्या बोला कि जो लेजी एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब कि जो अच्छे से काम नहीं कर रहे, उनको स्ट्रिक्टली डील किया जाएगा और इसके अलावा सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और सारे के सारे एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट की आइज़ में इक्वल रहेंगे, मतलब किसी को भी कुछ भी फेवरिज्म का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मोरओवर ही वांट टू प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हारमोनी अमंग एम्प्लॉयज़, मतलब कि अपने एम्प्लॉयज़ में यूनिटी हारमोनी की स्पिरिट एस्टैब्लिश करेगा विच वुड गिव राइज टू अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग टीम मेंबर्स, जिसकी वजह से उसके मेंबर्स में, मतलब कि जो उनकी टीम्स होगी उसके एम्प्लॉयज़ की, उनमें आपसी में म्यूचुअल ट्रस्ट बनेगा, कोऑपरेशन बनेगा। ही टोल्ड देम दैट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, मतलब कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रेफरेंस मिलेगी, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। सो इस केस स्टडी में उसने हमें क्या दिया, उसने हमें बताया कि राम एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ज्वाइन कर रहा है टोनी स्टार्क में, जहाँ पर वो टेलीविज़न मैन्युफैक्चर कर रहा है। और उसने अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की जहाँ पर उसने बताया कि एक गुड कंपनी में क्या होता है, एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होता है और एम्प्लॉय टर्नओवर को मिनिमाइज़ करने के लिए वो क्या कर रहा है, वो सिस्टम को इंस्टॉल करवाएगा। ही उसने इन्फॉर्म किया कि सारे के सारे एग्रीमेंट क्लियर रहेंगे, फेयर रहेंगे, जो लेज़ी एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्ट्रिक्टली डील किया जाएगा
और सारे के सारे एम्प्लॉयज़ इक्वल रहेंगे मैनेजमेंट की आइज़ में, किसी को भी फेवरिज्म का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उसके अलावा वो क्या प्रमोट करेगा, टीम स्पिरिट प्रमोट करेगा, यूनिटी और हार्मोनी उसके एम्प्लॉयज़ में, ताकि उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट कोऑपरेशन एस्टाब्लिश हो सके। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को प्रायोरिटी मिलेगी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। सो हमने केस को डिटेल में कवर कर लिया। अब हम इसमें अपने आंसर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो हमने जब फर्स्ट लाइन स्टडी करी थी, यहाँ पर उसने हमें दिया हुआ है कि वो एक एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम इंस्टॉल करेगा। सो एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम हमने कहाँ पर स्टडी किया था, ये हमने स्टडी किया था इनिशिएटिव में। इनिशिएटिव में मैंने आपको क्या बताया था कि एक कंपनी में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ एम्प्लॉय से सजेशन इनवाइट की जाए, अगर वो अच्छी सजेशन दे रहे हैं तो उनको कुछ एडवांटेज देनी चाहिए, लाइक उनको प्रॉपर रिवार्ड सिस्टम होना चाहिए। सो कौन सा फर्स्ट प्रिंसिपल हमने आइडेंटिफाई किया, हमने आइडेंटिफाई किया यहाँ पर इनिशिएटिव। सो फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा फॉलो हो रहा है, इनिशिएटिव। और इसके बाद उसने क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि वो मिनिमाइज करेगा एम्प्लॉय टर्नओवर को। अब एम्प्लॉय टर्नओवर मिनिमाइज कब होता है, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी हो, क्योंकि स्टेबिलिटी में मैंने आपको क्या बताया था कि आप जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र नहीं करोगे। आपने जब एक बार हायर कर लिया, आप उनको एक फिक्स टाइम दोगे। सो सेकंड प्रिंसिपल कौन सा फॉलो हो रहा है यहाँ पर, सेकंड प्रिंसिपल आपका फॉलो हो रहा है यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, क्योंकि यहाँ पर वो क्या इंश्योर कर रहा है, वो यहाँ पर इंश्योर कर रहा है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्प्लॉय टर्नओवर कम से कम हो। सो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, आप इसको सही से लिख लेना। सो पर्सनल की करेक्ट स्पेलिंग क्या रहेगी, आपकी स्पेलिंग रहेगी ये। और उसके बाद उसने हमें क्या दिया हुआ है, उसके बाद उसने हमें आगे दिया हुआ था कि जो सारे के सारे लेज़ी एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्ट्रिक्टली डील किया जाएगा। सो जब उनको स्ट्रिक्टली डील किया जाएगा, ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, डिसिप्लिन में, कि अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स उसके रेगुलेशन नहीं फॉलो करेगा उनको पनिशमेंट मिलेगी। सो थर्ड प्रिंसिपल कौन सा फॉलो हो रहा है, थर्ड प्रिंसिपल आपका यहाँ पर फॉलो हो रहा है डिसिप्लिन। सो थर्ड प्रिंसिपल भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ था कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, मतलब किसी के साथ भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है एवरीवन वाज इक्वल इन द आइज ऑफ द मैनेजमेंट। सो फोर्थ प्रिंसिपल कौन सा फॉलो हो रहा है, फोर्थ प्रिंसिपल आपका फॉलो हो रहा है यहाँ पर इक्विटी। सो हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद उसने दिया हुआ है कि वो टीम स्पिरिट एस्टाब्लिश करेगा, उनके बीच में हार्मनी एस्टाब्लिश करेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट एस्टाब्लिश करेगा। सो ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था आपका एस्पेरेट डी कॉप्स में। सो फिफ्थ प्रिंसिपल कौन सा फॉलो हो रहा है आपका, फिफ्थ प्रिंसिपल आपका फॉलो हो रहा है यहाँ पर एस्पेरेट डी कॉप्स। सो ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद उसने हमें क्या दे रखा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको आप प्रायोरिटी दोगे इंडिविजुअल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। सो सिक्स्थ प्रिंसिपल आपका यहाँ पर कौन सा फॉलो हो रहा है, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सो आप वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल मेंशन कर देना। सो यहाँ पर ये 6 प्रिंसिपल फॉलो हो रखे हैं। और उसने हमें दिया हुआ था कि सिर्फ फ्यूल के प्रिंसिपल। सो आप सिर्फ फ्यूल के प्रिंसिपल मेंशन करोगे यहाँ पर, जब तक वो आपको टेलर नहीं लिख कर दे देता या साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं लिख के दे देता, तब तक आप साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल नहीं कोट करोगे। सो ये थी हमारी केस स्टडी जिसको हमने सोल्व कर लिया। अब हम अपनी फर्दर केस स्टडीज़ को सोल्व कर लेते हैं। एंड आवर नेक्स्ट केस स्टडी इज़ रिलेटेड टू दी कार्तिक। और उसने हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय मनु टू सोल्व द प्रॉब्लम। मतलब कि अब आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स आइडेंटिफाई करनी है जो कि यहाँ पर मनु ने अडोप्ट करी है, किस लिए, एक प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। और वो प्रॉब्लम क्या है वो यहाँ पर मेंशन कर रखी है। सो उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है कार्तिक आफ्टर कंप्लीटिंग एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फ्रॉम कनाडा रिटर्न टू इंडिया। मतलब कार्तिक ने अपना एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स कंप्लीट किया कनाडा में और उसके बाद वो इंडिया वापस आ गया एंड स्टार्टेड अ टी शॉप कोल्ड काकू चाय वाला। उसने एक टी शॉप शुरू करी जिसका नेम था काकू चाय वाला। और कहाँ पर, चंडीगढ़ में। द स्पेशलिटी ऑफ टी शॉप वाज स्पेशल अरोमा एंड टेस्ट ऑफ द टी एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्लेवर टू चूज़। और उसकी स्पेशलिटी क्या थी कि एक तो उसका स्पेशल अरोमा था उसकी टी का, मतलब उसमें बहुत अच्छी खुशबू थी।
और उसका बहुत अच्छा टेस्ट था और इसके अलावा बहुत सारे फ्लेवर अवेलेबल करा रहा था। हाउएवर द बिजनेस वाज नाइदर प्रॉफिटेबल नॉर पॉपुलर, उसका बिजनेस ना तो प्रॉफिटेबल था ना ही पॉपुलर बना। कार्तिक वाज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द रीज़न, कार्तिक उसका रीज़न आइडेंटिफाई करना चाह रहा था। सो उसने मनु को अपॉइंट किया जिसने MBA करी थी FMS दिल्ली से, और एज अ मैनेजर उसने उसको एज अ मैनेजर एडोप्ट किया, मतलब एज अ मैनेजर हायर किया अपनी टी शॉप में, टू फाइंड आउट द रीज़न ऑफ द सेल, ताकि वो सारे के सारे रीज़न आइडेंटिफाई कर सके जिसकी वजह से इसकी शॉप अच्छे से रन नहीं कर रही थी। मनु टुक फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर एंड फाउंड that though they love the unique aroma and the taste of the tea but were not happy with the long queues to wait। मनु ने उसके कस्टमर से फीडबैक ली, तब उसको पता लगा कि उनको उसकी चाय तो बहुत अच्छी लगती थी बट उनको लंबे लंबे क्यू में वेट करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब भी वो चाय लेने जाते थे उनको बहुत लंबा टाइम लगता था प्रोसेसिंग करने में, इसलिए क्यूज़ बहुत लंबे हो जाते थे। इसकी वजह से उसके कस्टमर का उसकी तरफ बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड था। He analyzed and found out that there were many unnecessary obstruction in between which could be eliminated। मतलब कि उसने आइडेंटिफाई किया वो कुछ बेफालतू की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे थे जिसको बहुत आसानी से एलिमिनेट किया जाता था, मतलब किया जा सकता था। एंड फिक्स्ड अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर, और उसने एक फिक्स टाइम सेट किया कि अगर आपको कोई ऑर्डर डिलीवर करना है, लाइक कोई कस्टमर डिमांड कर रहा है कि मुझे ये पर्टिकुलर टी चाहिए, तो आप उसको विद इन स्टैंडर्ड टाइम के अंदर अंदर टी बना कर दोगे। मोरओवर देयर वर सम फ्लेवर्स whose डिमांड वाज नॉट इनफ एंड डिसाइडेड टू स्टॉप द सेल ऑफ सच फ्लेवर। मतलब कि कुछ ऐसी टी के फ्लेवर वो सेल कर रहा था जिसकी डिमांड बहुत कम थी, सो उसने उसको क्या बोला कि इन सारे फ्लेवर्स की सेल को बंद कर दे। कॉन्सिक्वेंटली विद इन अ शॉर्ट पीरियड मनु वाज एबल टू अट्रैक्ट द कस्टमर। थोड़े ही टाइम के बाद मनु ने बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पर मैनेजमेंट की 2 टेक्निक्स आइडेंटिफाई करनी है और यहाँ पर 2 से ज़्यादा टेक्निक्स मेंशन कर रखी हैं। सो हम सारी की सारी टेक्निक्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, बट क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 2 लिखनी है, सो आप तीनों में से कोई 2 पर्टिकुलरली यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। सो अब आपने केस तो बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आपको यहाँ पर जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स थी जो मैंने आपको सारी की सारी समझाई थी, अब वो आपको दोबारा से अपने माइंड में रिकॉल करनी है, क्योंकि आपका आंसर सिर्फ मैनेजरियल टेक्निक से रहेगा। सो उसने हमें यहाँ पर टेक्निक्स मेंशन करी थी यहाँ से, क्योंकि इससे पहले उसने सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दे रखी थी कि वो कनाडा से आया, उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया, उसने यहाँ पर टी शॉप खोली, उसकी अच्छी नहीं चली, उसने फिर मनु को हायर किया। और जो आपका आंसर है, आपका आंसर रहेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से उसने आपको पर्टिकुलरली हिंट दे रखे हैं कि कौन कौन सी उसने टेक्निक्स अडॉप्ट करी। सो यहाँ पर उसने लिखा है कि उसने बहुत सारी अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शंस, अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि उसने बहुत बेफालतू की एक्टिविटी अडॉप्ट कर रखी थी जो उसने एलिमिनेट कर दी। सो ये हमने कहाँ पर स्टडी किया था, ये हमने स्टडी किया था आपका मोशन स्टडी में। मोशन स्टडी में मैंने आपको क्या बताया था, जो आप बेफालतू के मोशन परफॉर्म कर रहे हो उसको एलिमिनेट कर दो। आप सिंपल एक्टिविटी फॉलो करो, मतलब कि जो आप अननेसेसरी एक्टिविटी, जैसे यहाँ पर ये कार्तिक फॉलो कर रहा था, वो सारी की सारी रिमूव करा दी मनु ने। सो फर्स्ट टेक्निक हमने आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद उसने सेकंड टेक्निक हमें दे रखी है कि उसने एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया, मतलब कि एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया। सो स्टैंडर्ड टाइम हमने कहाँ पर फिक्स करना सीखा था, ये हमने सीखा था टाइम स्टडी में। टाइम स्टडी में मैंने क्या बताया था आपको कि हर एक्टिविटी के लिए आप एक डिज़ायर्ड टाइम फिक्स कर दोगे कि आप उस एक्टिविटी को इतने टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट कर दोगे। सो सेकंड यहाँ पर कौन सी टेक्निक फॉलो हो रही है, टेक्निक आपकी फॉलो हो रही है यहाँ पर टाइम स्टडी। सो हमने 2 टेक्निक्स आइडेंटिफाई कर ली। वैसे तो आपसे 2 ही पूछा है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में एक और टेक्निक दे रखी है, सो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसने यहाँ पर क्या दे रखा है, उसने यहाँ पर दे रखा है कि देयर वर सम फ्लेवर whose डिमांड वाज नॉट इनफ एंड डिसाइडेड टू स्टॉप द सेल ऑफ सच फ्लेवर। अब उसने क्या लिखा कि जो मनु था उसने आइडेंटिफाई किया कि जो कार्तिक था आपका, वो बहुत सारे फ्लेवर बेच रहा था, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है कि वाइड वैरायटी ऑफ फ्लेवर टू चूज़, बट उनकी सेल थी नहीं। सो उसने क्या किया, जो फालतू के फ्लेवर थे उनको एलिमिनेट कर दिया, मतलब उसने बिजनेस क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। सो थर्ड टेक्निक यहाँ पर कौन सी फॉलो हो रही है,
थर्ड टेक्निक यहाँ पर फॉलो हो रही है आपकी सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सो आप ऐसे टेक्निक्स, और जो अगर यहाँ पर प्रिंसिपल भी दिए होते आप प्रिंसिपल्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते। सो आप इस तरीके से सारी की सारी केस स्टडीज़ को सोल्व करोगे, चाहे वो आपकी टेलर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी फ्यूल से रिलेटेड हो। So that's all for today. Keep learning and smiling. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.